इन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो तो स्वयं राजा हैं और उनका राज्य बहुत दूर का है। अपना उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो है नहीं, लेकिन धर्म के प्रति निष्ठा है। कह रहे हैं ना, कुछ बहुत गलत होने जा रहा है, होना नहीं चाहिए। ये अर्जुन बहुत गलत कर रहा है पीछे हट करके, मैं इसे ऐसा करने नहीं दूंगा। जितने उपाय हो सकते हैं सब आजमाऊंगा। अर्जुन का हठ और कृष्ण की व्याकुलता। यहां हम देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो अधर्म को जीतता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान इत्यादि बोल करके तो आप फिर उनको बहुत दूर का बना देते हैं। भगवान है तो विशिष्ट हैं, ऊंची ऊंची बातें कर ही रहे होंगे। थोड़ा सा ऐसे देखिए कि एक मनुष्य ही है, हमारी आपकी तरह। सीखिएगा। राम आचार्य जी, तो मेरा क्वेश्चन गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है एक्चुअली। तो अभी देखेंगे तो कोविड के बाद 3 साल से गेमिंग इंडस्ट्री जो इंडिया का है बहुत ज़्यादा एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुआ है। तो बोलते हैं कि ऑलमोस्ट देयर आर 43 करोड़ गेमर्स एंड एक ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ का उनका रेवेन्यू है एवरी ईयर, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 30% रेवेन्यू बढ़ते रहेगा ईयर ऑन ईयर। लास्ट 2021 में ही ऑलमोस्ट एक $455 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था FDI के थ्रू इस इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में। और इसको और थोड़ा क्या बोलते हैं मोनेटाइज करने के लिए क्या किया है कि एक एड बेस्ड मतलब आइटम्स गिफ्ट करते लोगों को। तो गेम्स के लेवल को इतना डिफिकल्ट कर देते हैं कि उनको ख़त्म करने के लिए मतलब जो यूज़र्स है उनको एक ऐड देखना पड़ता है 30 सेकेंड्स 1 मिनट का, और उनके बाद ही उनको कुछ मतलब ख़त्म करना मिलता है। तो इससे मेरे को लगता है कि जो यूथ है और जो युवा है उनका बहुत टाइम भी जाता है इस सब में। मेरे लिए पर्सनली भी बहुत, मैं मतलब काफ़ी गेम्स खेलता हूँ, और जब भी टाइम मिलता है मतलब बाइक में जा रहा हूँ तो पीछे गेम खेल लेता हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ तो गेम खेल लेता हूँ सडनली, बस एक 5 मिनट के लिए। और कभी कभार आपके वीडियोस देखते देखते भी हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो इसमें आपकी राय जानना चाहता था कि ये इसको कैसे कम करें और क्या कर सकते हैं इसके लिए। बाइक पे पीछे मत बैठा करो, चलाया करो। यही जवाब है। बाइक पे पीछे बैठने का क्या मतलब होता है? कुछ करना नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सामने चुनौती नहीं है ज़िंदगी में, फालतू बैठे हुए हैं। तो गेम नहीं खेलोगे तो क्या करोगे? जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कुछ करने की, अब ये थोड़ी वहाँ बैठे गेम खेल सकते हैं। ये सब फुर्सत के और निठल्लेपने के काम हैं, जिसमें हाथ पांव तक नहीं हिलाना है, किसी तरह कोई कष्ट नहीं होता, अपना अंगूठा चलता है बस। बाइक, जिंदगी की बाइक चलाना शुरू करो, पीछे बैठना बंद करो। ये गेम वगैरह खेलने के लिए कोई समय नहीं बचेगा। अगर खेल के ही मनोरंजन हासिल करना है तो कुछ कम से कम ऐसा खेलो जिसमें शरीर को लाभ होता हो। टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, तैरना सीखो। ये अंगूठा चलाने से सिर्फ अंगूठा हो जाएगा मोटा, एकदम भयानक, और कुछ नहीं होगा। एक तरह का मनोविकार है। थोड़ा बहुत कोई कभी कर रहा है तो अलग बात है, पर मैं जानता हूं तुम इशारा किस तरफ कर रहे हो। ऐसे लोग हैं जो दिन भर यही करते हैं, और ये चीज़ अभी उतनी सामने नहीं आई है, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा बड़ी है गेमिंग इंडस्ट्री। अगर मनोरंजन की बात कर रहे हैं, जितना फिल्मों से पूरी इंडस्ट्री रेवेन्यू, उससे ज़्यादा गेमिंग में है। जिंदगी अपने आप में एक एडवेंचर स्पोर्ट है। सिर्फ वो लोग जिन्हें डर लग रहा है उस एडवेंचर से,
उनको ये सब गेम्स चाहिए होते हैं कि तर 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 कोई गोली चला रहा है। और अरे बाहर निकलो ना घर से, वहां तो कुछ भी वास्तविक कर दिखाने की हिम्मत है नहीं, वहां किसी चीज का हौसला नहीं है। तो वहां बैठ गए हैं और स्क्रीन पे गोलियां चला रहे हैं, कूद फांद कर रहे हैं, पुल तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। इसमें क्या रखा है? और फिर ये जब मनोविकार बहुत बढ़ जाता है तो कोई फिर ऐसा भी निकल आता है जो कहता है स्क्रीन पे जो चल रहा था वो मुझे भी करना है। वहां भी उसको बहुत हिम्मत नहीं होती कि जा करके किसी वास्तविक और बड़े और ताकतवर दुश्मन से लोहा ले। तो क्या करेंगे कि वो कहीं से एक बंदूक खरीदेंगे। जैसे अमेरिका में बंदूक खरीदना बहुत आसान है, लीनियंट गन लॉज है वहाँ पर। तो कहीं बंदूक खरीदेंगे और छोटे छोटे 3 साल 5 साल के बच्चों के स्कूल में घुस जाएंगे और कहेंगे जैसे वो गेम में गोलियां चला के सबको मार रहा था मैं भी मारूंगा। अरे मानवता के बड़े बड़े दुश्मन हैं, तुम्हें मारना ही था तो जाकर के उनसे भिड़ जाते। आतंकवादियों के इतने बड़े बड़े अड्डे हैं, तुम्हें बंदूक लेकर घुसना है तो जाओ ना उनके अड्डे में घुसकर वहां गोलियां चलाओ। नहीं, वो छोटे बच्चों के स्कूल में घुसते हैं, 3-3 साल दुधमुहे बच्चे, और गोलियां चला के 30 बच्चे 40 बच्चे मार देंगे। और हमेशा उसमें यही निकल के आता है कि इस व्यक्ति पर गेमिंग का एडिक्शन था। और उसमें यही रहता है, आपके हाथ में हमेशा कभी बंदूक होगी, कभी तीर कमान होगा, कभी कुछ कटकट कटकट गोलियां चल रही हैं। और वो जो उसका सिमुलेशन होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा वास्तविक ज़िंदगी में। बंदूक भी वैसी ही होती है, गोलियों की आवाज़ भी वैसे ही होती है, सब कुछ एकदम हाईटेक रखा जाता है। तो करते करते फिर मन इतना ज़्यादा विक्षिप्त हो जाता है कि कहते हैं मुझे भी करना है। लेकिन उस विक्षिप्तता में भी चालाकी छुपी होती है। मैं पूछता हूँ, ये लोग जो मास मैसेकर्स करते हैं, मैंने इनको कभी नहीं देखा कि ये कहें कि अच्छा, अमेरिका में ज़्यादा होता है कि अमेरिका का मान लो युद्ध चल रहा था अभी साल भर पहले तक अफगानिस्तान में, तो आ जाओ ना अमेरिका की ओर से, वही गेमिंग वाली बंदूक लेकर आ जाओ और शुरू कर दो। जितने भी वहाँ आतंकी हैं उन पर बंदूकें चलाना नहीं, वहाँ नहीं चलाते, ये छोटे बच्चों पर चलाते हैं। और वो बंदूक चलाना एक सीमा के बाद मजबूरी बन जाती है, क्योंकि आप वही तो कर रहे हो दिन भर, वही देख रहे हो, वही खा रहे हो, वही पी रहे हो, सोते में भी उसका ही सपना है। तो फिर ललक उठने लगती है, हाथ में आए चला ही दें। किस पे चला दें? जानवरों को मार देंगे, कभी बच्चों को मार देंगे। असली काम बस नहीं कभी करके दिखाना है। मुझे मनोरंजन से समस्या नहीं है, अच्छी बात है। मैं भी आज जाकर के फाइनल देखूंगा यूएस ओपन का। लेकिन मनोरंजन जब इसलिए किया जाए कि जिंदगी की असली चुनौतियों से भाग सको, तो ऐसा मनोरंजन पाप है। अधिकांशतः हमारा मनोरंजन यही होता है। जिंदगी भयानक लगती है, चुनौती स्वीकारना, खतरों से भिड़ जाना दुष्कर लगता है, तो हम एक बहुत ही सस्ता घिनौना विकल्प खोज लेते हैं। कहीं पर जाकर के चीप थ्रिल्स ले लो, चीप थ्रिल्स। ये जो गेमिंग है वो चीप थ्रिल्स का ही हिस्सा है। और भी तरह की चीप थ्रिल्स होती हैं, गेमिंग उनमें से एक है। जीवन गेम ही तो है, माया का चक्रव्यूह है, भेदो ना। इतना बड़ा तो गेम तुम्हारे लिए अस्तित्व ने बिछा रखा है पूरे जगत में, ये गेम खेलो ना, आओ खेलते हैं। इस गेम में तो रोज मात खा रहे हो, जिंदगी के गेम में रोज मात खा रहे हो, और वहां पर अपने पॉइंट्स बटोर रहे हो और लेवल बढ़ा रहे हो और क्या कर रहे हो, उससे क्या मिलेगा? ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कोई जीवन में सही रास्ता पकड़ रखा हो, साहसिक चुनौती स्वीकार कर रखी हो, जी जान से दम दिखा करके लगा हुआ हो, भिड़ा हुआ हो। ऐसा व्यक्ति रात में वापस आता हो और सोने से पहले आधे घंटे गेम खेल लेता हो, बहुत अच्छी बात है, मुझे क्यों एतराज होगा, बहुत अच्छा है।
लेकिन आमतौर पे ऐसे लोगों को फिर गेम की ज़रूरत रहती नहीं है। उन्हें अगर ज़रूरत फिर रह भी जाए तो कुछ बुरा नहीं हो गया। लेकिन ये जो निठल्ले बैठे हैं, जो दिन भर यही करते हैं और सोचते हैं यही करके पैसा भी कमा लेंगे, ऐसों पर तो धिक्कार ही है। कुछ आ रही बात समझ में? तो यही बता दिया तुमको तरीका, बाइक पर पीछे अब नहीं बैठना। नहीं बैठना है। दोनों हाथों में जिंदगी का हैंडल होना चाहिए। गेम के लिए न फुर्सत मिलेगी न मौका। हाँ, जिंदगी की चुनौतियां तुम्हें बहुत थका दें और लगे कि थोड़ा सा कुछ और करना है, उसमें गेम इत्यादि खेल लो, ठीक। बाइक तो मतलब घर में अलाउड ही नहीं है क्योंकि बहुत डेंजरस है, सब गाड़ियाँ ही है बस। घर वालों को इन पे इतना भरोसा है कि हमारा 25 साल का जवान लड़का बाइक चलाने लायक नहीं हुआ अभी, तो गेम तो खेलोगे ही फिर, और क्या करोगे? नहीं, पापा खुद ही बहुत बार मतलब गिरे बाइक से, तो फिर उन्होंने मना ही कर दिया बस। पापा बाइक चलाते हुए गिरे हैं तो तुम भी नहीं चलाओगे? और मान लो पापा गिर गए हैं बाइक चलाते हुए और तुम्हें उन्हें अस्पताल ले जाना है, तो कैसे ले जाओगे? क्योंकि तुमने भी नहीं चलाई बाइक कभी। पापा बाइक ही चला रहे थे, फिर से गिर गए, वो तो गिरते रहते हैं। और तुम्हें कभी उन्होंने बाइक चलाने नहीं दी, तो अब बताओ उन्हें अस्पताल कैसे ले जाओगे? नहीं, मैं 4 बार बाइक चलाया और 2 बार गिर गया उसमें से, तो फिर मेरे को लगा डर। ये इन्होंने मैथमेटिकल इंडक्शन लगाया है, उसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी लगाई है। कह रहे हैं 4 में से 2 बार गिरा हूं तो 40 में 20 बार गिरूंगा। कौन से बोर्ड से पढ़े हो ऐसी गणित लगाने में? 4 में जो 2 बार गिरता है, अगले 4 में कितनी बार गिरेगा? 1 बार। और जहां तक संभावना है अगले 4 में कितनी बार गिरेगा? 1 भी बार नहीं। गिरना तो सीखने का तरीका होता है ना। गिरना कोई भविष्य का द्योतक थोड़ी ही होता है कि आज गिर रहे हैं तो कल भी गिरेंगे। आज गिर रहे हैं इसलिए ताकि कल ना गिरें। हाँ, वो गेम में ये बाइक जरूर चलाते होंगे, गेम में बाइकर होते हैं, वहां बाइक खूब चलती होगी। अब यही है जिंदगी। असली सड़क पर बाइक चलाई नहीं जाती तो गेम में बाइक चला रहे हैं खूब। इनको बोलो ना सबको, जिंदगी के धरातल पर उतरो। इस समय दुनिया के सामने इतनी चुनौतियां हैं, स्वीकार करो। इस जन्म में इस जमीन पर कुछ सार्थक करके दिखाओ। नहीं, वो नहीं है। जो भी करा जा रहा है, कहां करा जा रहा है? स्क्रीन पे करा जा रहा है। आचार्य जी प्रणाम। हम्म अभी जो सवाल था उसी पर फॉलो अप क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। तो आपने मेंशन किया जो मास शूटिंग्स है यूएस में उसके बारे में। तो एक फिल्म देखी थी बॉलिंग फॉर कोलंबाइन, माइकल मूर की। तो इसमें जो एक हॉलीवुड एक्टर थे वो आगे जा करके नेशनल राइफल एसोसिएशन के चेयरमैन बने थे। और उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में निकल के आया था कि जो कई सारे मास शूटिंग्स हुए थे यूएस में 90s में, उसमें जो एनआरए का जो रोल था वो काफी बड़ा रोल था। मतलब इस उस अवेलेबिलिटी ऑफ गन्स वगैरह जो चीजें एनआरए करवा रही थी उससे काफी बड़ा रोल था। तो ये जो अभी जस्ट क्वेश्चन डिस्कस हुआ उसमें मैं एक बस एडिशनल बात रखना चाह रहा था कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, स्पेशली फैंटेसी क्रिकेट, ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है। तो जैसे ड्रीम 11 करके गेम है, तो ये पब्लिकली रिलीज्ड न्यूज है कि जो एफडीआई आया था 450 मिलियन 2021 में, उसमें से आधा आया था इस गेम में, ड्रीम 11 में, 450 मिलियन यूएस डॉलर्स में से इस गेम में। और इसको एंडोर्स करते हैं जो बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स है, एक्स क्रिकेटर्स है, ये सब है ना। तो यही आपसे समझना था कि जैसे एक तरफ ये भी तो है कि ये अपने जो क्षेत्र में है
ये श्रेष्ठ लोग हैं और इनको इनसे कुछ सीखने लायक भी है। पर तब भी जो वो सिखा रहे हैं युवाओं को और इस यंग पीढ़ी को, जो जिस तरह की ये लत लगती है इन मोबाइल गेम्स को खेल करके, है ना? तो मतलब इस पर्सोना को कैसे सेपरेट करें? और इसका उदाहरण इसलिए मैंने दिया कि जो यूएस में हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू वीडियो गेम्स, तो कुछ सिमिलर सा हो रहा है इंडिया में, ऐसा कुछ लग रहा था। तो आपका इस पर बस चाह रहा था कि क्या व्यू होगा? कुल मिलाकर के यही पूछ रहे हो कि ये जो ड्रीम 11 है, इसको वर्तमान और पूर्व क्रिकेटर एंडोर्स कर रहे हैं, तो इससे हम क्या समझें? जी, 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 जी। क्या समझे? क्या उन्हें पैसा मिल रहा है, एंडोर्स कर रहे हैं? उसमें इतना कुछ गूढ़ क्या है? उन्हें पैसा दे दो, कुछ भी कर देंगे, उसमें क्या है? वो 3-3 खड़े हो जाते हैं वो ऐसे करके। वो कौन सा गुटखा बेच रहे हैं? कौन सा है? पहले एक आता था, फिर 2 हुए, अब 3 हो गए। कुछ दिनों में कोई चौथा भी आ जाएगा। पैसा दे दो, वो कुछ भी बेच देंगे। ये सब ऐसे ही है। एक इनकी जाकर के तुम ट्विटर टाइमलाइन देखो, उसमें एक पोस्ट इनकी होती है, 3 नीचे विज्ञापन होते हैं, और तब भी इनके 100 मिलियन फॉलोअर होते हैं। उन्होंने इसलिए उनको फॉलो किया होता है कि उन्हें विज्ञापन देखने को मिले। तो वो क्या है, उनको पैसा कमाना है, वो कमा रहे हैं। उसमें श्रेष्ठ क्या होता है? समस्या क्या आ गई? तुम सोच रहे थे कुछ अवतार वगैरह? जी, जी। जैसे ये अपने अपने क्षेत्र में तो ये बहुत मतलब इन्होंने बहुत उपलब्धि हासिल की है ना, तो इनसे उस क्षेत्र में तो सीखने लायक कुछ चीज़। तुम कोई उपलब्धि हासिल कर लो जिंदगी में, अगर भीतर तुम्हारा सेंटर नहीं बदला है, केंद्र नहीं बदला है, तो तुम्हारी सारी उपलब्धियां जो तुम्हारा गलत सेंटर है उसकी सेवा में लग जाएंगी। रावण को ज्ञान कम था, बल कम था, धन कम था, प्रभाव कम था, प्रतिष्ठा कम थी, कीर्तियों का बड़े से बड़ा सम्राट था ना रावण। बस दिक्कत क्या हो रही थी, उसके पास जो कुछ था वो किसकी सेवा में लग जाता था? जो उसका गलत केंद्र था, जो उसका रॉन्ग सेंटर था, वो उसकी सेवा में लग जाता था। तो तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया होगा, लेकिन अगर तुम बंदे ही गलत हो तो तुमने जो कुछ हासिल किया है वो तुम अपनी गंदगी की सेवा में लगा दोगे। सिर्फ इसलिए कि देखो, ये हम बड़ी गलती कर देते हैं। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि कुछ ही किसी क्षेत्र में उसको कुछ उपलब्धि हो गई, अक्सर जिसको आप उपलब्धि कहते हो वो भी बहुत हद तक प्राकृतिक बात होती है। बहुत हद तक, मैं नहीं कह रहा पूरे तरीके से। उदाहरण के लिए, भारत के लिए फुटबॉल में बहुत अच्छे खिलाड़ी पैदा करना मुश्किल बात है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हम लोग वैसे नहीं हैं। दूसरे खेलों में आगे बढ़ सकते हैं, फुटबॉल में आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। 140 करोड़ की आबादी है, धीरे धीरे करके उसमें भी हम एक अच्छी टीम बना लेंगे। लेकिन फिर भी सोचो कि बहुत छोटे छोटे देश होते हैं और उनकी बहुत अच्छी फुटबॉल टीम होती हैं, क्योंकि उनकी कद काठी को प्रकृति का सहारा है। मैं कल ही किसी से कह रहा था कि रैकेट स्पोर्ट हैं, उसमें बैडमिंटन है, स्क्वॉश है, टेनिस है, जिसमें एजिलिटी ज़्यादा लगती है और स्ट्रेंथ उतनी नहीं चाहिए, भारतीय उसमें अच्छा कर लेते हैं। इन तीनों में भारतीयों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किसमें कर रखा है? बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेनिस। बैडमिंटन में, क्योंकि एजिलिटी ठीक है, हम में रहती है, तो हम बैडमिंटन में कई बार नंबर 1 तक भी चले जाते हैं। बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, ऑल इंग्लैंड भी जीत लिया, ये सब करा हुआ है। बैडमिंटन से कम हमारी उपलब्धियां स्क्वॉश में हैं, पर उसमें भी कुछ हो जाता है। अभी कॉमनवेल्थ में जाकर के पदक ले आए। टेनिस में बड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वहां जो चाहिए उसके लिए आपको प्रकृति का सहारा चाहिए। टेनिस में रॉ पावर चाहिए होती है। नाडाल के पास अगर 22 ग्रैंड स्लैम है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान उसके बाजुओं का भी है। नहीं तो जानने वाले आज भी कहते हैं कि फेडरर का गेम नाडाल से बेहतर है, लेकिन फेडरर के हाथ देखो और नाडाल का देखो। अब भारतीयों को वो प्राकृतिक चीज़ मिली ही नहीं हुई है, तो उनके लिए कुछ खेलों में आगे बढ़ना हमेशा मुश्किल रहेगा। इसी तरीके से तमाम खेलों में जिसको आप श्रेष्ठता कहते हो,
वो 50%, कभी 70% आपकी प्राकृतिक योग्यता से निर्धारित हो जाती है। आप कहने लग जाती हो तो महान आदमी है, महान आदमी, अरे वो प्राकृतिक रूप से ही अच्छा पैदा हुआ था, उसको 50% की बढ़त वहीं मिल गई, बाकी 50% में उसकी मेहनत है, अनुशासन है, ये सब है, लेकिन 50% तो जो उसको प्राकृतिक कदकाठी और प्रतिभा मिली है उसका योगदान है ना। वहां तुम क्या कह रहे हो श्रेष्ठता? श्रेष्ठता, मनुष्य की श्रेष्ठता उसकी चेतना के चुनाव से निर्धारित होती है, उसको प्राकृतिक रूप से कौन से ईश्वरीय तोहफे मिल गए इससे नहीं। अब हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है क्रिकेट में, बहुत बड़ी बात होती है। एक मिसाइल आ रही होती है आपकी और 140-160 की गति से, और आपको उसको देखना है और बल्ला चला देना है। ये बात बहुत हद तक प्रकृति प्रदत्त होती है। मैं नहीं कह रहा पूरे तरीके से, मुझे मालूम है मेहनत भी लगती है, अनुशासन लगता है, और भी कई गुणों की ज़रूरत होती है, लेकिन जिसके पास वो प्राकृतिक प्रतिभा है उसको हमेशा बढ़त मिल जाएगी। आप पाओगे 5-5 साल के बच्चे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, फिर उनको कोच भी पिक कर लेगा, और कोच पिक करेगा तो उन्हें बेहतरीन कोचिंग मिलेगी और फिर और आगे निकल जाएंगे। तो शुरुआत किससे हुई? शुरुआत तो जो आपको प्राकृतिक तोहफा मिला हुआ था उसी से हो गई ना। बास्केटबॉल में भारत NBA स्तर पर पहुंचने वाला है, 6.5 फीट 7 फीट कहां से खोजोगे हिंदुस्तान में? यहां 6 ही फीट होना मुश्किल होता है, वहां कम से कम 6.5 फीट चाहिए। तुम कैसे जाकर के उनसे प्रतिस्पर्धा करोगे? हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि लोग इतने सारे हैं कि उसमें कुछ 7 फीट वाले भी निकल ही आएंगे, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। लेकिन बात समझो, तो सिर्फ इसलिए कि किसी ने प्राकृतिक आधार पर कुछ हासिल कर लिया है उसको श्रेष्ठ वगैरह मत बोल दिया करो। इसमें 2 उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये क्रिकेटर वाला तुमने कर ही दिया, इनके अलावा 2 मैं कहूंगा। एक महिलाओं वगैरह की खूबसूरती, दूसरा बहुत लोगों में, महिलाओं में भी पुरुषों में भी, खासकर पुरुषों में जो सेरेब्रल श्रेष्ठता होती है, मैं उसको बहुत कम मूल्य देता हूं। अरे भाई, कोई अगर पैदा ही हुआ है खूबसूरत दिखता हुआ तो उसमें उसने क्या हासिल कर लिया है? तुम किस बात के लिए उसको देवी देवता बनाए दे रहे हो? और जिसको आप खूबसूरती बोलते हो कुछ नहीं होता, वो बस यौन आकर्षण होता है ना, कि उसको देखते ही आप में कामुकता की भावना उठने लगती है, आप कह देते हो खूबसूरत है, और किसको खूबसूरत बोलते हो? सोच के देखना। और वो पैदा ही ऐसा हुआ है, और कोई दूसरा है वो पैदा ही इस तरह से हुआ है कि वो साधारण है, उस कद काठी नैन नक्श ऐसे ही उसके। उसी तरीके से ये खोपड़ा होता है। अब कुछ बच्चे होते हैं वो बचपन से ही गणित में तेज हैं, तुम कह दो कि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, अवतार है। अरे भाई, उसका ब्रेन ऐसा है, जैसे किसी का थोबड़ा जबरदस्त हो सकता है वैसे ही किसी का ब्रेन जबरदस्त हो सकता है, दोनों एक ही बात है। इस बात के लिए उनको महान या श्रेष्ठ कहने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग जो जेई वगैरह में सफल होते हैं, ठीक है, मेहनत वगैरह उन्होंने करी होती है, पर उसमें उनकी प्राकृतिक प्रतिभा का भी बड़ा योगदान होता है। जिसके पास उस तरह की ब्रेन सेल्स ही नहीं है, वो कैसे जाकर के प्रतिस्पर्धा कर लेगा किसी ऐसे से जो पैदा ही अलग हुआ है? कर सकता है, अभी भी मेहनत के दम पे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जो हासिल करा है उसमें मेहनत का थोड़ा कम और प्रतिभा का ज्यादा योगदान होता है। तो श्रेष्ठ वगैरह जल्दी से किसी को मत घोषित कर दिया करो। श्रेष्ठता के अपनी परिभाषा, पैमाना बदलो। श्रेष्ठ वो है जिसने जीवन में श्रेष्ठ चुनाव करे हैं। श्रेष्ठ वो है जिसने देह के विरुद्ध जाकर के अनुशासन साधा है। मैं आईआईटी में था और ये बात मुझे वहाँ माहौल को देखने से, लोगों से मिलने जुलने से बिल्कुल साफ हो गई। मैंने कहा झारखंड, उड़ीसा या बिहार के किसी अंदरूनी इलाके से कोई अगर लड़का चयनित होकर के आया है, खासतौर पर लड़की चयनित होकर के आई है और उसकी 1800-2000 रैंक भी है, तो भी वो दिल्ली के किसी अमीर घर के लड़के से, जिसको सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिली हैं, बचपन से ही काजू बादाम मिला है, महंगी से महंगी कोचिंग मिली है और कोचिंग जाने के लिए शॉफर ड्रिवन कार मिली है, उसकी अगर ऑल इंडिया रैंक 30 भी आई हो या 1 भी आई हो तो 2000 रैंक वाला इस 1 रैंक वाले से बेहतर है।
क्योंकि श्रेष्ठता का पैमाना ये नहीं होता कि आप जिंदगी में कहाँ खड़े हो। श्रेष्ठता निर्धारित होती है इस बात से कि वहां पहुंचने के लिए आपने किन चुनौतियों का सामना करा, संघर्ष करा और जीते। संघर्ष से निर्धारित होता है, मुकाम भर से नहीं। लेकिन हम मुकाम देखते हैं और तुरंत हम ऐसे हाथ जोड़ लेते, कहते ये देखो देखो इनके पास इतना कुछ है, किसी के पास बहुत पैसे हैं। क्यों है? क्योंकि बाप धन्ना सेठ था और विरासत में 4 अरब रुपए छोड़ गया है और बहुत अमीर है, तो तुम उसे श्रेष्ठ बोल दोगे? और बहुत सारे जो अमीर होते हो तो ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, एयरपोर्ट रोड बेंगलोर की, इसमें वो रात को घूम रहे थे सुपर बाइक्स लेकर के, और कोई एक पहिए पे चला रहा है, कोई पेट्रोल टंकी पे बाइक को चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये बाइक्स क्या इन्होंने अपने पैसे से खरीदी हैं? ये ज़्यादातर बिगड़ी हुई औलादें हैं उन लोगों की जो बेंगलोर में जब आईटी इंडस्ट्री शुरू ही हो रही होगी 90 के दशक में, तो वो लोग यहाँ आ गए थे, यहीं बस गए। अब उनकी औलादें हो गई हैं 18-20 साल की, पैसा खूब हो गया है पिछले 20-30 साल में, तो उन्होंने अपनी औलादों को सुपर बाइक्स दे दी हैं। ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी में जो मिला है वो ऐसे ही तो मिला है, या तो प्रकृति से या विरासत से। या तो प्रकृति ने उन्हें कुछ बहुत बढ़िया दे दिया, या बाप दादा से मिल गया, कई बार संयोग से मिल गया। प्रकृति से मिले कोई श्रेष्ठता नहीं, विरासत से मिल गया तो भी कोई श्रेष्ठता नहीं, संयोग से मिल गया कि लॉटरी लग गई बहुत पैसा आ गया तो भी कोई श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठता मात्र तुम्हारे चुनाव में है। क्या तुमने चयन करा सही युद्ध में जूझने का? भले ही उस युद्ध में तुम हार जाओ, लेकिन तुम श्रेष्ठ हो। बात समझ में आ रही? जिस दिन समाज ऐसा हो गया कि सही श्रेष्ठता को सम्मान देगा, उस दिन फिर और श्रेष्ठ लोग समाज में उभर के आएंगे। अभी हम सम्मान ही गलत चीज को देते हैं। जब तुम गलत चीज को सम्मान दोगे तो उसी तरह के गलत लोग और पैदा हो जाएंगे। आप सही लोगों की पहचान करके उनको श्रेष्ठ बोलना शुरू तो करो, फिर देखो कि वास्तविक श्रेष्ठता उभर कर आती है कि नहीं। अभी तो आप किसको बोल देते हो ये विश्व साम्राज्ञी है। क्यों है? क्योंकि वो पैदा ही 6 फुट की हुई थी। अब कोई लड़की है वो 5 फुट 3 इंच की है, वो बन सकती है मिस यूनिवर्स, उसको घुसने ही नहीं देंगे। उसकी गलती क्या है ये बता दो ना। और मिस यूनिवर्स इस बात से तय होगा कि कौन कितना ऊपर तक कैसे चढ़ गया है, इससे तय होगा। ताड़ के पेड़ को दे दो मिस यूनिवर्स, बैम्बू के झाड़ को दे दो मिस यूनिवर्स। एक से एक श्रेष्ठ लड़कियां होंगी, उनको तो तुम मिस यूनिवर्स देने ही नहीं वाले, क्योंकि वो ऐसी है नहीं। या किसी का शरीर उतना आकर्षक ना दिखाई देता हो, चेहरा ना आकर्षक तुम उसको भी नहीं दोगे। तो ये बात हर क्षेत्र में लागू होती है। अपनी श्रेष्ठता का पैमाना बदलो, नहीं तो फिर ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे कि अरे ये तो क्रिकेटर हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, फिर गुटखा क्यों बेच रहे हैं? नहीं गुटखा नहीं, कुछ और बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? गेम क्यों बेच रहे हैं? गेम क्यों बेच रहे हैं? अरे वो श्रेष्ठ नहीं है पागल, वो बस प्रतिभाशाली है। क्या है? और प्रतिभा तुमको कितनी मिली है ये तो प्राकृतिक सांयोगिक बात है। हम तुम्हें इसका श्रेय क्यों दें? तुम मां के गर्भ से ऐसे ही पैदा हुए थे, इसमें तुम्हारी क्या महानता है? तुमने क्या अर्जित करा? तुम्हें जो कुछ मिला है मां से मिला है, बाप से मिला है, प्रकृति से मिला है, ये तो प्रतिभा संयोगिक है। तुम दिखाओ ना कि तुम किस बूते के हो, तुमने क्या हासिल करा खुद। ऐसे नापा करो लोगों को, उसने स्वयं क्या करके दिखाया है। समझ में आ रही बात? फिर तुम्हें अचरज नहीं होगा कि अरे अरे इतने श्रेष्ठ लोग इतने घटिया काम क्यों कर रहे हैं। जिनको तुम श्रेष्ठ बोलते हो सारे के सारे तो इन्हीं चीज़ों में पकड़े जा रहे हैं। कोई पकड़ा गया है कि पॉर्न फिल्मों का रैकेट चला रहा था, कोई पकड़ी गई है कि अपराधियों के साथ उसके ताल्लुकात थे और उसका पैसा उसके घर में निकल रहा है। तुम्हारे श्रेष्ठ राजनेता एक से एक जलील हरकतों में पकड़े जाते हैं।
तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो राजनीति में आई इसीलिए पाया क्योंकि उसका बाप राजनीति में था, नहीं तो उसको कौन पूछता। उसके पास तो प्रतिभा भी नहीं है, ये भी नहीं कि चलो प्रतिभा है इसी, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो बस नाम है अपने पिताजी का या माता जी का, और तुम कहने लगते हो श्रेष्ठ। श्रेष्ठ भी नहीं, श्रेष्ठों में श्रेष्ठवर, क्या श्रेष्ठ है उसमें? उससे उसकी विरासत हटा दो तो वो व्यक्ति सड़क पे चलने लायक नहीं है, और हमें लगने लग जाता है कि महान है, प्रणाम करो जल्दी से इनको। समझ में आ रही है बात? सारा जीवन का खेल इसी से तो निर्धारित हो जाता है ना कि तुम किस चीज को महत्व देते हो, माने तुमने किस चीज को श्रेष्ठ मान लिया। तो बहुत सावधान रहा करो किसी को भी श्रेष्ठ मान लेने में। तुमने उचक्कों को, लफंगों को, नालायकों को, फूहड़ों को श्रेष्ठ मान रखा है। ये तुम्हारे रोल मॉडल, नायक और आदर्श बने बैठे हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा पूरा पतन इसीलिए हो रहा है? तुम्हें रोज रोज मीडिया पर जिन लोगों की शक्लें दिखाई जा रही हैं, जिनके नामों की खुराक दी जा रही है, ये घटिया से घटिया लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारे मन पर चढ़े बैठे हैं क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उत्तम कौन है और अधम कौन है, महान कौन है और निकृष्ट कौन है। तुम्हें वो बात स्पष्ट नहीं है, इसीलिए तुम अधम को उत्तम मान लेते हो। तुम्हारे आदर्श सब ऐसे ही हैं, छिछोरे, लफंगे, और तुम उन्हें बोलते हो ये मेरा रोल मॉडल है। वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। देखो ना वो कैसा व्यक्ति है, गौर से तो देखो। और जो वास्तविक लोग हैं, ऐसे बहुत हैं समाज में, जिन्हें नायक माना जाना चाहिए, वो छुपे हुए हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। किसी को ऊंचा दर्जा आसानी से मत दे दिया करो। ऊंचाइयां असली ऊंचों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। यूं ही किसी सड़क चलते को, चूंकि वो पैसे का प्रदर्शन कर पा रहा है या प्रतिभा है उसके पास या संयोग ने उसको कहीं उठा के भेज दिया, तुरंत सम्मान देना मत शुरू कर दिया करो। कोई बड़ी गाड़ी से उतर रहा है, तुरंत प्रभावित हो गए। पीछे से ऑटो वाला हॉर्न मार रहा था, रास्ते ही नहीं देंगे उसको, और बल्कि रियर व्यू में देख देख के उसको गरिया रहे हैं। और थोड़ी देर मर्सिडीज वाले ने हॉर्न मारा, साइड ही नहीं दी, साइड में गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी खड़ी करके ऐसे खड़े हो गए, नमस्तस्यो नमस्तस्यो नमो नमः। ये क्या है? किस चीज को श्रेष्ठता मान लेते हो? किसी ने तुम्हारे सामने अंग्रेजी में गिटबिट कर दी, वो श्रेष्ठ हो गया। कोई बहुत सुंदर दिख रहा है या दिख रही है, वो श्रेष्ठ हो गया। किसी की ऊंचाई बहुत है और हट्टा कट्टा है, उससे भी प्रभावित हो गए, अरे बाप रे बाप कितना बढ़िया आदमी। किसी को सामाजिक मान्यता मिल गई है, सब लोग उसको जानते हैं, टीवी पर उसका बहुत चेहरा आता है, इंस्टाग्राम पे उसके बड़े फॉलोअर हैं, तो श्रेष्ठ हो गया। ये ऐसे ही उचक्के हैं, इनको क्या है? तो तुम्हारे घर में आए, घुसने मत देना इन्हें। जिन लोगों की ये हालत होनी चाहिए थी कि उनको समाज की कीचड़ माना जाता, उनको तुमने समाज का हीरो बना रखा है। असम्मान करना सीखो, अपमान करना आना चाहिए।
और अगर अपमान करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते तो कम से कम सम्मान करना तो बंद करो। ये हमारे जहन पे सवार हो गए हैं सब के सब। ये सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों के शीर्ष स्थानों पर नहीं बैठे हैं, ये हमारे भीतर भगवान, देवता, अवतार, गुरु, ज्ञानी बनकर बैठ गए हैं। ये आपको बताते हैं कैसे जीना है। कोई त्योहार आएगा, ये आपको, भाई गणेश चतुर्थी आई है, ये आपको बताएंगे कैसा खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे मनानी चाहिए। ये कौन है छिछोरे? तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई और हिम्मत कैसे हो गई हमें बताने की कि गणेश चतुर्थी कैसे मनाएं? तुम्हें अपने जीवन में गणेश से कोई आज तक प्रयोजन रहा है? तुम्हारा धर्म से क्या संबंध? सबसे बड़े धर्मी तुम खुद हो और तुम हमें बताने आए हो कि गणेश चतुर्थी और शिवरात्रि कैसे मनानी है। इनमें से कोई गर्भवती हो जाएगी तो वो सबको बताएगी मैटरनिटी टिप्स फ्रॉम होगो बोबो। पहला भाग तो ये है कि तू खुद बच्चे को जन्म दे रही है, हमारी सहानुभूति उस बच्चे के साथ है, और ऊपर से तू देश भर की और महिलाओं को ज्ञान देने आई है कि बच्चा कैसे पालना है और जन्म कैसे देना है। लानत है। लेकिन आप तो यस मैम, यस मैम, चांटा नहीं मार रहे, यस मैम। मनोरंजन करने वालों को मनोरंजन के तल पर पड़ा रहने दो। और मनोरंजन भी कई तलों का होता है। मनोरंजन भी तो सबसे घटिया स्तर का करते हैं ना वो। उनको मंदिर में थोड़ी बैठा देते हैं ऐसों को। वो स्क्रीन से ही भाग गए। बोले यही तरीका है इनको रोकने का।